हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान इतिहास में चौहान वंश में। तो आज हमारा टॉपिक रहे पृथ्वीराज चौहान थर्ड। इनका जो शासनकाल रहा है वो 1177 से 1192 रहा है। इनके जो पिताजी थे वो सोमेश्वर चौहान और माता का नाम था कपूरी देवी। ये 11 वर्ष की आयु में राजा बने थे। इसी उम्र कम होने के कारण इनकी जो संरक्षका बनी वो थी कपूरी देवी, जो इनकी माता थी। और इनके साथ में कुछ इनके मंत्री थे जिनमें कदम्बास, भुवनमल, स्कंद, बावन और सौड़, ये इनके प्रमुख मंत्री थे और संरक्षक के रूप में कार्य करते थे। इनके चचेरे भाई थे नागार्जुन और अपरगांगे। इन्होंने विद्रोह दबाया था। नागार्जुन ने गुरुग्राम को अपना केंद्र बनाया रखा था। गुरुग्राम यानी कि जो गुरु द्रोणाचार्य का गांव था पुराने समय में। 1182 में मथुरा, अलवर, भरतपुर के क्षेत्रों में भंडारनक जनजाति का इन्होंने विद्रोह दबाया था। किसने? पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने। जिनपति सूरी के साहित्य से भंडारनकों के विद्रोह को दबाने की जानकारी मिलती है। तो ये भंडारनक जनजाति का जो विद्रोह दबाया गया था हिसार गुरुग्राम क्षेत्र में, तो इसकी जो हमें जानकारी मिलती है वो जिनपति सूरी का जैन साहित्य है। एक युद्ध आता है महोबा का युद्ध, जो कि 1182 में हुआ था। ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड और परमर्द देव, जो कि महोबा के चंदेल शासक थे। इनमें युद्ध का जो कारण था वो परमर्देव चंदेल ने पृथ्वीराज चौहान थर्ड के घायल सैनिकों को मरवा दिया था। किसी युद्ध में से घायल सैनिक लौट रहे थे तो उनको ख़त्म कर दिया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड की जीत हुई थी तथा पुंजन राय, जो कि आमेर का राजा था, को महोबा का प्रशासक बना दिया गया था। ठीक है, जो आमेर के जो शासक थे पुंजन राय, इनको महोबा का प्रशासक बना दिया गया था। परमर्देव के जो प्रसिद्ध सेनापति हुए हैं उनका नाम है आला और उदल। वो इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अगला जो युद्ध आता है वो है नागौर का युद्ध। नागौर का युद्ध हुआ है 1184 ईस्वी में और ये हुआ है पृथ्वीराज थर्ड और भीम सेकंड, जो कि चालुक्य गुजरात के शासक थे। इनमें युद्ध का जो कारण था आपको पता है, इन दोनों में ये साम्राज्यवादी थे, इसलिए दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। दूसरा है कि चौहान और चालुक्यों में पहले से ही दुश्मनी चली आ रही थी और दोनों जो है आबू के परमार की राजकुमारी थी जिनका नाम है इच्छनी देवी। इससे ये शादी करना चाहते थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने उससे शादी कर ली थी। 3 कारण हैं: साम्राज्य का विस्तार, पहली पुरानी चली आ रही दुश्मनी और आबू की परमार राजकुमारी इच्छनी देवी से विवाह। लेकिन जगदेव प्रत्यार ने इन दोनों के बीच में संधि करवा दी थी। किस किस के? पृथ्वीराज थर्ड और भीम सेकंड चालुक्य के बीच में। अगला आता है चौहान गढ़वाल विवाद। चौहानों में पृथ्वीराज थर्ड और जयचंद गढ़वाल, जो कि कन्नौज का शासक था, इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा है। विवाद के जो कारण हैं उसका पहला कारण है दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे तथा पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ये दोनों ही दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे, जयचंद गढ़वाल नहीं कर पाए तो ये पृथ्वीराज चौहान ने इसको कर लिया। जयचंद पृथ्वीराज के खिलाफ परमर्देव चंदेल की सहायता कर रहा था, तो ये भी इसका एक कारण था। और पृथ्वीराज थर्ड ने जयचंद की जो पुत्री थी जिनका नाम था संयुक्ता, उनका अपहरण कर लिया था और उससे शादी कर ली थी। ये जो साक्ष्य है वो दशरथ शर्मा ने इस प्रेम कहानी को एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया है। कुछ इतिहासकार इसको मानते हैं और कुछ इतिहासकार इसको नहीं मानते। दशरथ शर्मा जो है इस संयुक्ता और पृथ्वीराज चौहान की जो प्रेम कहानी है इसको सही मानते हैं। दशरथ शर्मा की जो पुस्तक है द अर्ली चौहान डायनेस्टी, ये इनकी पुस्तक है, इसमें इस प्रेम कहानी को स्वीकार किया गया है। अगला आता है तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 का हुआ है। पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गौरी, जो कि गजनी का शासक था, इनके बीच में हुआ है। युद्ध का जो प्रमुख कारण था वो था गौरी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। चौहान और गजनी राजाओं के बीच में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। गौरी जो था, गौरी ने तवर हिंद, जो कि भटिंडा पंजाब में, इस पर अपना अधिकार कर लिया था। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान इस पर आक्रमण करता है और पृथ्वीराज चौहान की इसमें जीत होती है। दिल्ली के गोविंदराज तोमर को गौरी को घायल कर दिया था। दिल्ली का एक शासक था गोविंदराज तोमर, जिसने
गौरी को घायल कर दिया था और गौरी फिर वापस चला जाता है। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ है 1192 ईस्वी में। इसमें पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गौरी हैं। इसमें गौरी की जीत होती है। सिरसा के पास में एक सरस्वती नामक स्थान से पृथ्वीराज को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको मार दिया जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के सरस्वती नामक स्थान से इसको गिरफ्तार करके मार दिया जाता है। हसन निजामी एक इतिहासकार हुए हैं। इसके अनुसार पृथ्वीराज ने कुछ दिनों तक गौरी के अधीन शासन किया था। और हसन निजामी की जो पुस्तक है वो है ताज उल मासिर। तो ताज उल मासिर जो कि हसन निजामी की पुस्तक है, इसके अनुसार ये है कि पृथ्वीराज चौहान को अधीन बना करके और पृथ्वीराज चौहान ने इसके अंडर में काम किया। अगर पूछते हैं तराइन युद्ध के हार के क्या कारण थे, पृथ्वीराज चौहान की हार क्या क्यों हुई थी, तो पृथ्वीराज ने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ में विवाद थे, अतः किसी भी राजा ने गौरी के खिलाफ उसकी सहायता नहीं की थी। दूसरा है पृथ्वीराज की सेना गौरी के मुकाबले कम थी, क्योंकि उसके अधिकतर सेनापति अन्य सीमाओं पर व्यस्त थे। तीसरा है तराइन के प्रथम युद्ध के बाद पृथ्वीराज ने गौरी को युद्ध की तैयारी का एक पर्याप्त समय दे दिया था। चौथा है गौरी एक अच्छा सेनापति था और अपनी कूटनीति से पृथ्वीराज को हरा दिया था। तुर्कों के घोड़ों का प्रयोग किया, जबकि राजपूतों ने हाथियों का प्रयोग किया था। तुर्कों ने राजपूत सैनिकों की अपेक्षा हल्के हथियारों का प्रयोग किया था, तो ये प्रमुख कारण है हल्के हथियारों का प्रयोग। हाथियों की जगह उन्होंने घोड़ों का प्रयोग किया था और अच्छा सेनापति और कूटनीति इनकी अच्छी थी, ठीक है, और युद्ध की तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया गया। और बाहर इसके जो सेनापति थे वो अन्य सीमाओं पर व्यस्त थे और किसी भी राजा ने इनकी सहायता नहीं करी थी। तो इसके प्रभाव क्या हुए, तराइन युद्ध के प्रभाव क्या रहे या परिणाम क्या रहे, तो पृथ्वीराज की जब हार हो जाती है तो गौरी के उत्तराधिकारियों के लिए भारत में शासन करना आसान हो जाता है। राजपूतों की जो उभरती हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं समाप्त हो गईं और पृथ्वीराज के बाद कोई भी राजपूत दिल्ली पर अधिकार नहीं कर पाया। तुर्कों की जीत के बाद भारत में विदेशी शासन की श्रृंखला का प्रारंभ हो जाता है, जो कि 1947 तक चली। तुर्क शासन के कारण भारतीय संस्कृति पर कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़े। सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े, जब सकारात्मक प्रभाव थे भारत में इंडो इस्लामिक यानी भारतीय और इस्लामिक शैली नई आई, जिसके कारण स्थापत्य कला में, साहित्य में और संगीत में और चित्रकला में कुछ प्रभाव इसके देखे गए। साथ ही भारत में सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन का प्रारंभ होता है। लेकिन इसके यदि नकारात्मक प्रभाव देखें, जो तुर्क आक्रमणकारी थे इन्होंने हिंदू मंदिरों और बौद्ध मतों को तोड़ा, जिससे हमारी कला संस्कृति का नुकसान हुआ। तुर्कों ने विद्या केंद्रों यानी एजुकेशन सेंटर को नष्ट कर दिया, जिससे हमारी शिक्षा का पतन हुआ। 1200 ईस्वी के बाद बौद्ध संस्कृति भारत में से लगभग समाप्त हो गई थी। तो ये इसके नुकसान है इस्लामिक इस्लाम आने से। अब पृथ्वीराज थर्ड जो है, इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें तो इसने कला और संस्कृति विभाग की स्थापना की और जिसके मंत्री बनाए थे पद्मनाभ। दिल्ली के पास में एक पिथौरागढ़ नामक किला बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान थर्ड के जो दरबारी विद्वान थे, जिसमें चंद बरदाई, ठीक है, इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, इनको पृथ्वी भट्ट भी कहते हैं। जयानक कश्मीरी एक ब्राह्मण था, जिनकी रचना है पृथ्वीराज विजय। अगले हैं बागेश्वर जनार्दन, विद्यापति गौड़, विश्वरूप और आसाधर, ये इनके प्रमुख दरबारी विद्वान थे। चंद्रबरदाई, जयानक, बागेश्वर जनार्दन, विद्यापति गौड़, विश्वरूप और आसाधर। पृथ्वीराज चौहान की यदि उपाधियों की बात करें तो इनकी एक उपाधि है राय पिथौरा। राय पिथौरा क्यों, क्योंकि इन्होंने अभी दिल्ली के पास में पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया था। दूसरी है दल पुंगल, क्योंकि इनको युद्धों का विजेता था, इसलिए इनको दल पुंगल कहा जाता है। यदि हम पृथ्वीराज चौहान के मूल्यांकन करें कि पृथ्वीराज चौहान का जो व्यक्तित्व था वो कैसा था, तो पृथ्वीराज चौहान पर अपरिपक्व सेनापति और अदूरदर्शी राजा होने के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन ये आरोप सही नहीं है। तराइन के दूसरे युद्ध से पहले उसने किसी भी युद्ध का हार का सामना नहीं किया था, अतः उसे अपरिपक्व सेनापति नहीं कहा जा सकता। भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं किया था तथा माफ़ी मांगने पर दुश्मन को छोड़ देना उस समय की भारतीय संस्कृति के आदर्श थे, तथा पृथ्वीराज चौहान ने इन्हीं आदर्शों का पालन किया था, इसलिए मोहम्मद गौरी को उन्होंने छोड़ दिया था। हालांकि उसकी हार में भारत की गुलामी का मार्ग प्रशस्त कर दिया। जैसे पृथ्वीराज चौहान हारते हैं तो भारत में विदेशी आक्रमण शुरू होते हैं और गुलामी
बढ़ती है, लेकिन फिर भी मध्यकालीन भारतीय इतिहास में उसके महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका एक ऐतिहासिक महत्व है। इसके साथ में इनके शासक इनसे पीछे गोविंद राज बनते हैं और इसने तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर ली थी और इसको अजमेर का राजा बना दिया गया था। इसके चाचा थे हरिराज ने इसको हटा दिया गया था और यह रणथंभौर यानी कि सवाई माधोपुर चला गया और रणथंभौर में ये गोविंद राज जो है चौहान वंश की स्थापना करता है। हरिराज इसके सेनापति थे। जतरराज ने इस पर दिल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर आक्रमण किया और उसने हरिराज को हटा दिया और हरिराज ने इसमें आत्महत्या कर ली। तो ये था हमारा चौहान वंश। ये आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जो भी आपके हमको फीडबैक मिलेंगे हम उससे मोटिवेट होते हैं। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।